जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का एक ऐसे चैनल में जहां हम केंद्र सरकार के द्वारा जारी कोई मेमोरेंडम, कोई अपडेट की जानकारी तो शेयर करते ही हैं, या हमारी पेंशन या सैलरी में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो उसकी जानकारी मिलती है। डीएडीआर को लेकर बात होती है और बात होती है 8वें वेतन की अपडेट की। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि हमारे किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को अगर उनसे पेंशन संबंधित कोई समस्या है तो इसको लेकर उनको कैसे कार्रवाई करनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करती हूँ। और अगर बात करूं आज के इस वीडियो के टॉपिक की, तो देखिए एक वीडियो मेरे साथ 2 दिन से लगातार शेयर हो रहा है और वो है पे कमीशन को लागू करने को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या पे कमीशन पे अभी हाल फिलहाल कोई बयान दिया है? चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि 8 सीपीसी में क्या 2 साल का एरियर संभव है, क्योंकि हमारी बहुत सारी फैमिली पेंशनर्स ने इसको लेकर भी सवाल किए हैं। तो इसके बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ डीए की घोषणा कब तक हो सकती है, अब किस हद तक ये मुमकिन है कि अप्रैल महीने की हमारी पेंशन बढ़ी हुई आएगी, ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ हमारे कुछ डिफेंस के वेटरन्स जो हैं उनका एक सवाल है कि क्या 8वें वेतन आयोग में हमारी एमएसपी बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो कितनी होगी। तो आज के इस वीडियो में एमएसपी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी शेयर करूंगी। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी जरूर से पहुंचाइएगा। इसके साथ आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेहद ही जरूरी बात करूंगी। देखिए हमारे ऐसे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जिनको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां आप सीधे सीधे एडवोकेट सर से बात कर सकते हैं, डिस्कस वगैरह कर सकते हैं आपका केस। इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको केस करना है या नहीं करना है। तो अगर कोई पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जो इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उनके नंबर वगैरह या कमेंट्स भी कर दीजिए। मेरे नंबर भी आपको बहुत सारे मेरे वीडियोज में मिल जाएंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए बात करते हैं पे कमीशन पे माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई हाल फिलहाल कोई ऐसा कुछ बयान आया है क्या? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस ऐसे घूम रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 8 वेतन आयोग को जल्दी से जल्दी लागू कर दीजिए और इसमें 2 साल का एरियर वगैरह की बात भी कही जा रही। तो अब इस बात पे कितनी सच्चाई है, इसके बारे में अगर बात करूं तो जिस वीडियो के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है वो वीडियो है अभी बंगाल का। अभी जो बंगाल में चुनाव वगैरह आने वाले हैं उसके संदर्भ में कही गई बात है। और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनते तो इसमें साफ कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने की बात, ना कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की बात। तो अगर ध्यान से ये वीडियो देखा होता तो ये सब बात समझ में आई जाती। लेकिन हमारी बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो शेयर करके ये सवाल किया है कि क्या ये सही है। तो देखिए वीडियो तो सही है, लेकिन जो बात कही गई है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए या पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए नहीं है। इसी के साथ अगर बात करूं कि 8वें वेतन आयोग में 2 साल का एरियर, तो वो भी इसी वीडियो के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी ये नहीं कंफर्म है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को कब से लागू मानेगी। अब इसको लेकर खींचतान शुरू है, केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब वेतन आयोग की जो कमेटी है वो सिफारिशें पेश करेगी केंद्र सरकार के सामने, कैबिनेट का अप्रूवल वगैरह मिल जाएगा, तो इसके बाद जो डिसीजन आएगा उसके बाद ये सारी चीजें जो है क्लियर होगी। तो अभी ये कहना कि 8वें वेतन आयोग में कितना एरियर मिलेगा ये थोड़ी जल्दबाजी होगा। चलिए इसी के साथ एक ऐसी ही जानकारी डीए को लेकर। सबसे ज्यादा सवाल कमेंट्स बॉक्स में यही है कि डीएडीआर की घोषणा कब होगी। 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में जो 2% की बढ़ोतरी हुई है, केंद्र सरकार उसकी घोषणा कब तक कर सकती है। देखिए सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर है। अगर इसका जवाब दूं तो अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि डीएडीआर की घोषणा कब तक होगी। लेकिन अगर 15 तारीख से पहले पहले भी घोषणा हो जाती है तो अब ये काफी मुश्किल है कि अप्रैल महीने की हमारी पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आएगी।
कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जहां ये पूछा जा रहा था कि अप्रैल महीने की पेंशन पुरानी आएगी या बढ़ी हुई आएगी। तो देखिए, जैसे कि अभी तक केंद्र सरकार ने इन महंगाई भत्तों की घोषणा नहीं की है, तो अभी जो हमारे पेंशन में महंगाई भत्ता जुड़ेगा वो 58% के हिसाब से ही जुड़ेगा। आने वाले दिनों में जब भी केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर देगी तो इसके बाद लेटर्स वगैरह जारी होंगे, पहले कर्मचारियों के लिए, फिर पेंशनर्स के लिए। इसके बाद ये बढ़ोतरी जो है हमारी सैलरी और पेंशन में हमें दिखेगी, या इसका जो एरियर है। और अब देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी 4 महीनों का डीए का एरियर ये तो कंफर्म है। मई महीने में तो अभी से ज्यादा तो लेट नहीं हो सकता है। मई महीने में हमें ये महंगाई भत्तों की ऐलान जो है वो जरूर से देखने के लिए मिल सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एमएसपी को लेकर। सबसे पहला सवाल और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल एमएसपी को लेकर, जिसका मैं यहां पर जवाब दे दूं कि देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं, या जो फैमिली पेंशनर्स हैं, वो ये पूछते हैं कि मैम हमें एमएसपी लागू है या नहीं। देखिए, साल 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं उन सभी पेंशनर्स को एमएसपी वैसे लागू नहीं है, सीधी डायरेक्ट लागू नहीं थी, क्योंकि वो 5वें पे कमीशन में, चौथे पे कमीशन में, तीसरे पे कमीशन में अगर रिटायर होकर आए हैं तो उसके हिसाब से उनको पेंशन मिल रही है। अब एमएसपी जो है वो छठे पे कमीशन में लागू की गई, यानी उसका फॉर्मूला छठे पे कमीशन में आया। अब एमएसपी आप सब जानते हैं, मिलिट्री सर्विस पे की मैं यहाँ पर बात करती हूँ। अभी देखिए, ओआरओपी जिस हिसाब से सबको मिली है उसी हिसाब से जो 2006 के पहले भी रिटायर होकर आए हैं उन सभी को एमएसपी मिल रही है। अगर आपको ओआरओपी 1 लागू है तो भी मिल रही है, ओआरओपी 2 या 3 के तहत आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है तो भी एमएसपी आपको मिल ही रही है, क्योंकि एमएसपी जो है वो बेसिक में मर्ज होती है, तो अलग से ये कहीं पर लिखी हुई आपको नहीं दिखेगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि एमएसपी सभी को मिल रही है, चाहे फैमिली पेंशनर्स है, चाहे फैमिली सर्विस पेंशनर्स है। इसके साथ अगर बात करूं तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर भी समय समय पर आते रहते हैं कि 8 पे कमीशन में क्या हमारी एमएसपी में कोई बढ़ोतरी होगी, और अगर होगी तो कितनी होगी। देखिए, संभवतः अगर मैं बात करूं तो ओआरएस और जेसीओस के लिए, जेसीओस रैंक के लिए एमएसपी जो है 8वें वेतन आयोग में 9,984 रुपए तक हो सकती है। कैसे इसको कैलकुलेट किया है ये भी वीडियो में आगे मैं बताऊंगी, जिसको राउंड ऑफ करके 10,000 तक किया जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो एमएसपी का कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है ये भी समझा देती हूँ। देखिए, 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा देखें तो सबसे सटीक लग रहा है 1.92। महंगाई भत्तों को देखते हुए केंद्र सरकार जिस हिसाब से वेतन वृद्धि दे सकती है उसके हिसाब से 1.92, इससे ज्यादा जो है फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ा है। 1 जनवरी 2026 तक जो 60% महंगाई भत्ता हुआ है वही मर्ज होगा, और फिर हमारा फिटमेंट फैक्टर जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के लिए 1.92 ही फिटमेंट फैक्टर यूज किया है। तो अगर 1.92 केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर पर सहमति देती है तो हमारी एमएसपी यानी ओआरएस और जेसीओस रैंक की जो एमएसपी है वो 9,984 रुपए हो जाएगी, यानी इसको राउंड ऑफ करके 8वें वेतन आयोग की कमेटी 10,000 तक कर सकती है। अब देखिए, छठे वेतन आयोग जब एमएसपी देना शुरू हुआ था, एमएसपी का फॉर्मूला लगा था, तब एमएसपी जो है 2,000 से शुरू हुई थी। सर्विंग पर्सन को 2,000 रुपए और जो पेंशनर्स हैं उनको 1,000 रुपए, या यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है वो सर्विंग पर्सन के लिए लिखा हुआ है। 7th पे कमीशन की अगर बात करें तो देखिए, फिटमेंट फैक्टर कैसे असर डालता है हमारी एमएसपी पे वो भी देख लीजिए। जब छठे वेतन आयोग में हमारी 2,000 रुपए एमएसपी हुई थी सर्विंग पर्सन की, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर हमें जब 7वें वेतन आयोग का 2.57 मिला तो उसको मल्टीप्लाई करके 5,140 रुपए ये जो है एमएसपी बनी थी 7वें वेतन आयोग की, जिसको राउंड ऑफ करके 5,200 कर दिया था वेतन आयोग ने, यानी 7वें वेतन आयोग की कमेटी ने। अब इसके बाद अगर देखें 8वें वेतन आयोग को, तो अभी जो 5,200 रुपए है हमारी एमएसपी 7वें वेतन आयोग के तहत, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को, जो हमने अंदाजतन यहाँ पर 1.92 लिया है। तब हमारे पास कौन सा अमाउंट आ रहा है, 9,984 रुपए, जिसको राउंड ऑफ करके 10,000 रुपए वेतन आयोग की कमेटी जो है वो कर सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि ओआरएस और जेसीओस रैंक के लिए 10,000 रुपए जो है एमएसपी रह सकती है। अब बहुत सारे चैनल्स पे आपने भी सुना होगा ये कहा जा रहा है कि वेतन आयोग में, 8वें वेतन आयोग में एमएसपी जो है ये इक्वल हो जाएगी, लेकिन देखिए ये डिसीजन वेतन आयोग का नहीं होता है, केंद्र सरकार के डिसीजन पर आधार है कि केंद्र सरकार अगर देना चाहे तो ही एमएसपी जो है इक्वल होगी। अब कोर्ट केस वगैरह तो सब बंद हो चुके हैं, तो वहीं से हमें अभी कोई भी उम्मीद नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है केंद्र सरकार से कि वो हमारे जो जवान हैं, हमारे जो जेसीओज हैं, उनकी इन बलिदान को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए, उनकी सर्विस के दौरान उनके जोखिम को ध्यान में रखते हुए एमएसपी जो है वो बराबर कर दे, और करनी भी चाहिए। अब इस विषय पर आपका क्या मानना है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा कि क्या एमएसपी इक्वल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये कैलकुलेशन बेहद ही आसान भाषा में मैंने एमएसपी को लेकर समझाया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, कल जब मैं कमेंट्स निकाल रही थी उनके जवाब देने के लिए, तब एक कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छा आया। वहां पर हमारी एक फैमिली पेंशनर्स लिख रही थी कि मैम, जब आप वीडियो में कमेंट्स के जवाब देते हैं तो हमें सुनकर इतना अच्छा लगता है, और हम ये सोचकर इतना खुश होते हैं कि देखिए, आने वाले दिनों में अगर पेंशन संबंधित कोई समस्या होगी तो हमें इस चैनल के माध्यम से मदद मिलेगी। ऐसे अगर हम अपने पेंशन संबंधी सवाल पूछेंगे, रिकवरी को लेकर सवाल पूछेंगे, तो आप जवाब देंगे। यानी जब मैं किसी और पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के कमेंट्स के जवाब देती हूँ तो उसको भी हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स बेहद ही ध्यान से सुनते हैं, और ये सेगमेंट जो है उनको बेहद ही पसंद आ रहा है। इसकी मुझे बेहद ही खुशी है, क्योंकि इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य यही था कि हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की मैं मदद कर पाऊं, और कहीं ना कहीं उसमें मैं कामयाब भी हो रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि नमस्कार, मेरे साथ एक घटना घटी है। मेरा मार्च 2026 का पेंशन मुझे 1 रुपए भी नहीं दिया गया है। एसबीआई बैंक ने डबल लोन ईएमआई काट लिया, कोई एक्शन नहीं। संपर्क करने पर सिस्टम ही ऐसा है बता रहा है, कहाँ संपर्क किया जाए। देखिए, ये बहुत ही जरूरी कमेंट्स हैं। आज के इस वीडियो में इसको मैं शामिल भी कर रही हूँ, और इसके माध्यम से ऐसे सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को जवाब दे रही हूँ जो बैंक की मनमानी से परेशान है। तो बेहद ही ध्यान से इसको सुनिएगा, और अपने ऐसे दोस्त और फैमिली पेंशनर्स के साथ इसको साझा जरूर से करिएगा जो बैंक से परेशान है। देखिए, कोई भी बैंक, यानी हमारे इंडिया के सभी बैंक जो है आरबीआई के अंडर में आते हैं। अगर बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा, सबसे पहले आप बैंक के मैनेजर को जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं कि आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, मुझे अगर अपनी पेंशन लेने में किसी तरीके की परेशानी आई तो मैं आरबीआई से कंप्लेन करूंगा। आप किसी भी बैंक की कंप्लेन जो है आरबीआई से कर सकते हैं। हर बैंक आरबीआई के नाम से डरता है। अगर किसी बैंक की कंप्लेन आरबीआई के पास गई तो उस बैंक का जो इमेज है वो जरूर से डाउन होगा, और उनको भी अपना भी इनका रूल्स वगैरह होते हैं। तो इसमें देखिए, आप जो कह रहे हैं कि डबल ईएमआई काट लिया, ऐसा नहीं हो सकता। पेंशन एक पेंशनर्स के गुजारा भत्ते के लिए होता है। ये कोई उनके मौत शोक का जरिया नहीं है, जिसको आप बंद भी कर देंगे या नहीं देंगे तो उस पेंशनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेंशन के भी अपने कुछ रूल्स हैं। बैंक इस तरीके से मनमानी नहीं कर सकता है। आपको क्या करना है, कोई भी बैंक है, आपने चाहे यहाँ पर किसी भी बैंक का नाम लिखा है या कोई भी बैंक है, आप ऑनलाइन जाकर सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। सीपी ग्राम का ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पर हर एक बैंक की कंप्लेन होती है, और अगर आप इस तरीके से एक बार सीपी ग्राम के थ्रू उस बैंक की कंप्लेन करेंगे तो देखिएगा कितना जल्दी एक्शन होता है। तो प्लीज इस तरीके से कंप्लेन करके जब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर से बताइएगा। चलिए, इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि पेंशन तो मिलेगी, पर सभी यूट्यूबर एक साथ वीडियो बनाओ कि अग्निवीरों को न्याय दिलाओ। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा कमेंट लिखा है कि अग्निवीर के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखिए सर, जब अग्निवीर का ये सिस्टम आया था, ये पूरा जो अग्निवीर वगैरह का ये सब हुआ था शायद 2019 से, तभी से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। तो मैंने अपने एक वीडियो में इसके बारे में बात भी जरूर से की थी, और हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जिन्होंने इसमें भाग भी लिया है। लेकिन काफी प्रयास के बाद देखिए सिस्टम में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और लेकिन हम एक काम जरूर से कर सकते हैं, और वो मैं करती भी हूँ, कि देखिए अग्निवीरों के लिए जब जब कोई भी लेटर केंद्र सरकार के द्वारा आता है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले बीएसएफ के द्वारा आया था, तो उसको भी मैंने शेयर किया था। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लेटर्स वगैरह आने वाले हैं, या आ भी सकते हैं। अभी जो भी मैं इसको लेकर और भी वीडियोस बनाऊंगी जरूर से, क्योंकि इस चैनल के साथ अगर अग्निवीर या उसका परिवार जुड़ा है तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप इस चैनल पर इतना विश्वास रख रहे हैं। तो हम इतना तो जरूर से कर सकते हैं कि उनके वेलफेयर को लेकर कोई जानकारी हो, बेनिफिट्स की हो, किस जॉब में उनको कितनी वैकेंसी मिल रही है, क्या क्या फायदे हो रहे हैं, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी, जैसे उस बीएसएफ का लेटर मैंने समझाया था। तो इतना मैं जरूर से करूंगी। चलिए, अगला कमेंट है, यहाँ पेंशन में रिकवरी को लेकर ये कमेंट आया है। ये लिख रहे हैं कि मार्च की पेंशन में 10,000 रुपए कट कर आए हैं मैम। देखिए, अगर आपकी पेंशन से रिकवरी आई है तो आपको क्या करना है, आपको सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करके सबसे पहले ये पूछना है कि रिकवरी क्यों आई है।
फिर इसके बाद स्पर्श से पेंशन स्लिप वगैरह डाउनलोड करके देखनी है, आपको पता करना है कि रिकवरी कितनी है। अगर रिकवरी का अमाउंट ज्यादा है, लाखों रुपए में है, तो आपको इसको लेकर क्या करना है, इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, मैं गाइड जरूर से कर दूंगी। चलिए अब सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरे दादाजी आर्मी से 10 साल से ऊपर और 15 साल से कम नौकरी किए हैं, उसके बाद डीएससी में 17 साल और 6 माह की नौकरी पूरा करके रिटायर हुए हैं और उनकी उम्र 84 साल है। पहले से ही उनको सिर्फ एक ही पेंशन मिलती है, वो भी डीएससी वाली। हम आपको ये बताइए कि आर्मी वाली जो पेंशन है उनको मिलेगी या नहीं। देखिए सर, आर्मी में अगर आपको पेंशन चाहिए तो 15 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। हालांकि आपने यहाँ पर यह नहीं लिखा कि आपके दादाजी ने आर्मी में सर्विस पूरी क्यों नहीं की है, किसी मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होकर आए हैं, क्या रीजन है कि वो वापस आ गए थे। इसके बारे में डिटेल में बात करें, कमेंट लिखे ताकि मैं इसके बारे में गाइड कर पाऊँ। बाकी आर्मी में 15 साल की सर्विस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जो है पेंशन मिलेगी। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।